शिक्षा में बाधा, ऋण के साथ खेती शुरू करना, समय के साथ करोड़पति बनना और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाना, ये है श्री कंवल सिंह चौहान की अनूठी कहानी। इस वीडियो में हम आपको श्री कंवल सिंह चौहान से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए खेती शुरू की थी और आज वो 200 से अधिक लोगों और आसपास के किसानों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। साथ ही बेबी कॉर्न और मशरूम विदेशों में निर्यात कर उन्हें अच्छा लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव अटेरना के निवासी श्री कंवल सिंह चौहान के पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था, इसीलिए खेती कर परिवार को बनाए रखने की जिम्मेदारी युवा कंवल सिंह के कंधों पर आ गई। जब वो बैंक में ऋण लेने गए तो प्रबंधक ने कहा कि छात्र को ऋण नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने कॉलेज से नाम कटवाया, फिर ऋण लिया और यहां से पद्मश्री पुरस्कार की यात्रा शुरू की। कई कृषि उत्पादों का अनुभव करने और कठिनाइयों पर काबू पाने के बाद उन्होंने आखिरकार बेबी कॉर्न और मशरूम के उत्पादन को अपनाया। वर्ष 2009 में खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने वाले श्री चौहान आज इस इकाई से इंग्लैंड और अमेरिका में लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न और अन्य उत्पादों का निर्यात करते हैं। श्री चौहान ने पढ़ाई के महत्व को भी समझा, खुद उच्च शिक्षा भी हासिल की और अब बच्चे भी कृषि में उच्च शिक्षा लेकर अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आइए बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित श्री कंवल सिंह चौहान जी से। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना से किसान हूं। 1962 में मेरा जन्म गांव अटेरना में ही हुआ और यहां मैं बचपन से खेती से जुड़ा हुआ रहा, पर 1978 से मैं खेती कर रहा हूं। 1980 में मैंने धान की खेती शुरू की। 1985 तक अच्छी आमदनी हुई। उसके बाद धान की खेती में बीमारी आनी शुरू हो गई और कीटनाशक का प्रयोग बढ़ने लगा, जिससे किसानों की आमदनी घट गई और उत्पादन भी कम हो गया और मैं भी चिंतित हो गया कि कैसे होगा। तो इसलिए हमने दूसरी खेतियों में कैसे लाभ मिल सकता है, तो दूसरे अन्य प्रयोग किए और प्रयास भी किए, जैसे कि डेयरी फार्म शुरू किया, जैविक खेती शुरू की, बायोगैस प्लांट लगाया, बायोगैस की सैलरी से खेती शुरू की और एक बासमती चावल को निर्यात करने के लिए या उसकी मार्केटिंग करने के लिए एक छोटा सा चावल मिल भी लगाया, परंतु मुझे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1998 में पता चला कि मुझे कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और उससे हमारी आमदनी बढ़ सकती है। तो इसके लिए मैंने प्रयास किया, पहले बीज की तलाश की, बीज लिया और 1998 में पहली बार बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। तो उससे जितनी आमदनी मुझे धान और गेहूं से दोनों से मिलाकर होती थी, इतनी आमदनी मुझे अकेले बेबी कॉर्न की खेती की एक फसल से हुई। पहले मैं अकेला खेती करता रहा, फिर मेरे पड़ोस के जो किसान थे, पड़ोसी किसान थे परिवार के, उन्होंने खेती शुरू की और उसके बाद आमदनी बढ़ी तो पूरे गांव ने जो है बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी और ये खेती यहाँ से अटेरना से चलते चलते आसपास के 10-15 गांवों तक पहुँच गई। शुरू में नुकसान भी हुआ। 1999 की यदि बात करें तो बेबी कॉर्न का 8 एकड़ मैंने बेबी कॉर्न लगाया और मैं उसमें से बिल्कुल भी नहीं बेच पाया, तो मुझे मार्केट नहीं मिली। मैं प्रोसेस यूनिट में भी गया, मंडी भी गया और जो है 5 स्टार होटल और INA में जहाँ बेचते थे वहाँ भी गया, तो मैं नहीं बेच पाया क्योंकि उत्पादन ज़्यादा हो गया था और जो यहाँ बेबी कॉर्न की खपत थी अपने देश में वो कम थी। तो इसके लिए हमने एक कोशिश की कि हमें कोई बेबी कॉर्न की प्रोसेस करने की छोटी सी यूनिट हमारी हो तो हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो कैनिंग यूनिट की स्थापना की मैंने 1999 में ही सोचना शुरू कर दिया। चलते चलते 10 वर्ष का समय लगा, क्योंकि उस समय एक आम किसान के लिए लोन लेना और यूनिट लगाना आसान नहीं था। यूनिट लगाने के लिए कहीं जगह भी नहीं थी। सरकार की कोई स्कीम आई इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ मशरूम डेवलपमेंट की,
उसमें हमने थोड़ी सी 3-1 लाख की मशीनरी लेके और बेबीकॉर्न का प्रोसेस करने का एक प्लांट लगाया 5 फरवरी 2009 को। उससे फ़ायदा ये हुआ कि बेबीकॉर्न को हम किसानों से लेकर प्रोसेस करने देश की मार्केट में भेजने लगे डब्बा बंद करके, और उसी यूनिट में साथ में टमाटर, स्वीट कॉर्न को भी और मशरूम को भी हमने प्रोसेस करना शुरू कर दिया। और किसानों को हमने एक मिनिमम गारंटी प्राइस इन चारों फसलों का, बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, टमाटर और मशरूम का देना शुरू कर दिया। ये उस समय हमारे रेट थे, टमाटर 4 रुपये किलो, बेबीकॉर्न 40 रुपये किलो, मशरूम 45 से 50 रुपये किलो और स्वीट कॉर्न 6 रुपये किलो। तो ये मिनिमम गारंटी प्राइस हम किसानों को देते थे। तो फिर हमारी यूनिट की कैपेसिटी बहुत कम थी। इसके बाद हमने किसानों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और एक प्लॉट लिया और उसमें भी एक यूनिट प्रोसेस की लगा दी, जो 16 अप्रैल 2012 को जिसकी शुरुआत हुई। तो इस तरह से किसान जुड़ते चले गए, बेबीकॉर्न के किसान बढ़ते चले गए और इसका खपत भी देश में बढ़ती चली गई, और हम भी डब्बा बंद करके ने पूरे देश में हमने मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। हमारे से पहले बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न थाईलैंड से आयात होता था, और टमाटो पूरी और जो मशरूम चाइना से भारत आती थी। तो जब हमने प्रोसेस यूनिट लगाई, हमारे देख के किसी और लोगों ने प्रोसेस यूनिट लगाई, इससे उनकी आमदनी बढ़ी। और साथ में जो दूसरा बड़ा फ़ायदा हुआ, ये हुआ कि बेबीकॉर्न की खेती करने से हरा चारा मिलता है। पशुओं को हरा चारा पूरे वर्ष मिलने लगा, जिससे पशुओं की संख्या बढ़ी, दूध की मात्रा बढ़ी और किसानों की आमदनी भी दूध बेचने से बढ़ी। तो आम के आम गुठलियों दाम वाली बात होगी। बेबीकॉर्न से भी आमदनी बढ़ी, साथ में हरे चारे को बेचकर भी किसानों की आमदनी बढ़ी, और पशुओं के तो काम हरा चारा आ ही रहा था। इससे 5000 किसानों की आमदनी बढ़ी, और साथ ही मजदूर, जो आसपास के मजदूर थे, उनको भी काम मिल गया। साथ में कुछ और लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिला, जिसमें अकाउंटेंट, इंजीनियर्स आगे काम करने लगे। साथ में जो हमारे गांव और आसपास में महिला थी जिनके पास काम नहीं था, वो आकर हमारी इंडस्ट्री में काम करने लगी और उनकी भी आमदनी बढ़ी। और लगभग 250 के लगभग महिलाएं हमारे यहाँ डायरेक्ट रोज़गार मिला हुआ है, जिनको पूरा वर्ष यहाँ रोज़गार मिला हुआ है। इसी बात को लेकर भारत सरकार ने 25 जनवरी 2019 को पद्मश्री पुरस्कार की जो घोषणा की, उसमें मेरा भी नाम था। मुझे लगा कि शायद सरकार ने इसीलिए मेरे नाम की घोषणा की होगी कि जो किसानों को समृद्धि बढ़ी है बेबीकॉर्न की खेती से, इसी के विषय पे मेरा नाम पद्मश्री की लिस्ट में आया। और 16 मार्च 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। चौहान साहब, उस समय आपको बैंक से अपना पहला ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, तो आप उन दिनों के संघर्ष पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 1978 में जब खेती की शुरुआत की मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरे पिताजी नहीं रहे थे। तो उसके बाद मैंने दोबारा खेती 1980 में शुरुआत की। तो पहले ट्रैक्टर से जुताई करवाते थे, तो फिर मैंने 1982 में सोचा कि एक बैल ले लेते हैं और एक झोटा बुग्गी की व्यवस्था कर लेते हैं, तो उसी से हल भी चल जाएगा और सामान खेतों में जो आमदनी जो उत्पादन होगा उसको घर तक ले आएंगे झोटा बुग्गी से। तो मैंने झोटा बुग्गी का एक लोन आवेदन किया DRDA सोनीपत में। वो DRDA ने पास करके बैंक में भेज दिया। PNB नांगल कला हमारे पास बैंक ब्रांच है, सबसे नज़दीक जो ब्रांच है उसमें भेज दिया। जब मैं मैनेजर से मिलने गया थी, मेरा फार्म आ गया है DRDA से और मुझे लोन चाहिए, तो उन्होंने मेरी जेब में आइडेंटिटी कार्ड देख लिया। उन्होंने कहा कि आप पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। मुझे तो क्राइम है, आप पढ़ते हुए लोन नहीं ले सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे पास बड़ा आदमी है नहीं जो लोन ले सकता, सबसे परिवार में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा पहले कॉलेज से आप अपना नाम कटवा के आओ, तब आपको लोन मिलेगा। तो उसके लिए मैं कॉलेज गया, वहाँ 242 रुपये के आसपास फीस भरी कॉलेज की तब तक की, और वहाँ से नाम कटवाया और तब मैंने झोटा बुग्गी खरीदने के लिए 4480 रुपये का लोन PNB नांगल कला से लिया। आपने बेबीकॉर्न और मशरूम की खेती करना कब शुरू किया और इसके पीछे क्या रणनीति थी? इन फसलों में प्रति एकड़ औसतन कितना मुनाफा संभव है? जब मैंने बेबीकॉर्न की खेती शुरुआत की 1998 में, मेरे से पहले तो किसान बेबीकॉर्न की खेती करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पहला ही आदमी हूँ जिसने बेबीकॉर्न की खेती की है, और भी किसान मेरे से पहले थे, वे खेती कर रहे थे। पर वहाँ से एक एक्सटेंशन नहीं हो रहा था, दूसरे किसानों तक नहीं पहुँच रही थी।
जब 1998 में मैंने बेबी कॉर्न की खेती शुरू की तो पहले मेरे पड़ोस के किसान, फिर पूरे गांव, फिर पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसका कारण यह था कि मैं सबको साथ लेकर चला, सबको बीज ला के दिया, सबको टेक्नोलॉजी बताई और सबके साथ जुड़कर मैंने काम किया। आज जो किसान बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं उसको ज़्यादा धान और गेहूं की खेती से ज़्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि बेबी कॉर्न की एक वर्ष में एक खेत में 3 से 4 फसल भी हो सकती है, परंतु ज़्यादातर किसान फेरबदल करते हैं फसलों का। इसलिए 2 फसल बेबी कॉर्न की लेते हैं, फिर एक दूसरी फसल ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, फिर दूसरी फसल ले लेते हैं। इस तरह फेरबदल करके किसान बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। और जहाँ तक आमदनी की बात करें तो सर्दियों में तो बेबी कॉर्न की खेती के साथ मेथी भी बोते हैं, धनिया बो देते हैं, प्याज बो देते हैं, तो दूसरी फसल की शायद इंटरक्रॉपिंग भी बेबी कॉर्न में की जाती है। और हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो बेबी कॉर्न की खेती से 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक भी बेबी कॉर्न की खेती से मतलब बेचते हैं। इतनी आमदनी नहीं कह सकते, आमदनी तो माने नेट यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो 50,000 में से लगभग 15,000 रुपये जो खर्चा वो निकाल दे 35,000 रुपये हो गया। और 2 लाख में से लगभग इंटरक्रॉपिंग करके 2 लाख की फसल लेते हैं तो उसमें 25,000 रुपये निकाल दे, तो ये मान के चलते हैं कि एक किसान 1 एकड़ से एक फसल में 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की कमा लेता है। आपकी सफलता को देखकर शुरुआत में आपके साथ कितने किसान शामिल थे और आज आपके माध्यम से किन किन बाजार में किसानों की उपज घरेलू और विदेशी बाजारों तक पहुंच रही है? हमारा ऐसा मन नहीं था कि हम इस लाइन में जाकर उद्योगपति हमें बनना है, प्लांट लगाने हैं, परंतु एक हमारी मजबूरी हो गई। जब बेबी कॉर्न बिकना बंद हो गया तो हमने कैनिंग यूनिट लगाने की सोची और इसमें आगे बढ़ते चले गए। और यदि हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेबी कॉर्न की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही थी उन्होंने भी खरीदने से मना कर दिया। और यहाँ का सारा बेबी कॉर्न हमने कोरोना काल में भी खरीद कर उसको प्रोसेस किया। हालांकि इतनी कैपेसिटी नहीं थी हमारे, कुछ माल खराब भी हुआ, पर किसानों को एक मतलब किसानों की बिक्री, मतलब किसान जो फेंकना पड़ता था बेबी कॉर्न, इस तरह से हमारे यहाँ हो गया। और सबसे अच्छी बात रही कि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर की भी थोड़ी व्यवस्था थी, तो कोल्ड स्टोर में भी रखा, आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको प्रोसेस किया। तो इस इंडस्ट्री से बेबी कॉर्न के किसानों को बहुत लाभ हुआ, साथ में टमाटर के किसानों को, स्वीट कॉर्न के किसानों को भी कोरोना काल में हमारी जो इंडस्ट्री है इनसे सहायता मिली अपना माल बेचने में। जो यूनिटें देहात में लगी हुई थी, जैसे हमारे शहरों में तो तकरीबन सारी यूनिटें लगभग बंद हो गई थी, मजदूर भी बाहर चले गए थे, तो हमारे यहाँ तो लोकली मजदूर काम करते हैं सारे, और लोकली जगह से माल आता है। कोरोना काल में यहाँ कोरोना के केस भी नहीं थे, तो सरकार ने भी हमें चलाने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि किसानों का मामला था, जुड़ा हुए थे, किसानों का सारा माल हमारे यहाँ आ रहा था, यहाँ आकर प्रोसेस हो रहा था। और जो हमारे यहाँ काम करते थे मजदूर, जो वे भी सब लोकल महिलाएं थी यहाँ की, वो भी काम करती, कोरोना काल में काम करती रही। उनका हालांकि हमने सावधानियों का प्रयोग किया, सावधान रहकर सारे इफेक्ट चलाए। अपने अनुभव को देखते हुए आपने कुछ अच्छे बेबी कॉर्न और मशरूम की किस्म के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि जो किसान इसमें रुचि रखते हैं उन्हें उनका लाभ मिल सके। तो इन अच्छी बेबी कॉर्न की और मशरूम की किस्मों के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। बेबी कॉर्न की शुरुआत जब 98 में हुई थी तो यहाँ प्योर सीड कंपनी थी, उसका बीज आता था। उसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने भी एक वैरायटी निकाली HM4, वो कुछ साल तक बहुत अच्छी चली। उसके बाद सिजेंटा की एक 5414 वैरायटी आई, वो अच्छी चल रही है, आज के समय तक भी वही वैरायटी यहाँ चल रही है। ये तो बेबी कॉर्न की बात है। मशरूम में जो हमारी बटर मशरूम है, हमारा हरियाणा सरकार का सेंटर है एक मुरथल हमारे पास में ही, परंतु आजकल वो महाराणा प्रताप बागवानी जो विश्वविद्यालय बनाया नया, उसके अंदर आ गया है। वहाँ मशरूम का बीज स्पान बनाने की लैब है, और वहाँ से लगभग आधे देश में स्पान जाता है और अच्छी वैरायटी वे प्रोवाइड करवाते हैं। तो वहीं से हम मशरूम का स्पान भी लेते हैं। और बटर मशरूम का देश में काफ़ी खपत है, पहले चाइना से आती थी, अभी यहाँ लगभग ऐसा हो भारत से ही बटर मशरूम की खेती इतनी बढ़ गई है कि भारत से ही वो पूरा हो रहा है, और उसकी भी कैनिंग हम करते हैं। कंवल सिंह जी, परंपरागत फसलों के बजाय अगर किसान अपने क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता है तो ये कैसे तय किया जा सकता है कि किस फसल का उत्पादन उसे अधिक लाभ दे सकता है? उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसान को जागरूक रहना चाहिए कि लगातार एक फसल पर जोर ना दें। फसलों में विविधीकरण जरूरी है, फसलों में बदलाव जरूरी है। जैसे गन्ने किसान को कभी गन्ना लगाए, कभी दूसरी फसल बोले, या मिश्रित खेती कर लें, और साथ में प्रोसेस करना भी जरूरी है। यदि आप अपनी प्राप्त फसलों में भी जाएंगे, पहले से हमारे यहाँ हर घर में
गन्ने का सिरका बनता था, गुड़ बनता था, राब बनती थी। और यदि आज हम बाजार में जाकर गन्ने का सिरका में यदि मांगने लगे तो बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हमारे देश के जो किसान हैं उनको प्रॉपर तरह से भी जाना पड़ेगा और नई खेती भी करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और पुरानी तरह की खेती भी हमें करनी पड़ेगी। साथ में रासायनिक खाद जितना कम प्रयोग करें उतना अच्छा है। कीटनाशक का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें प्राणी जगत में बीमारियां फैल रही है, वातावरण दूषित हो रहा है, जो भूमिगत पानी है हमारा वो भी पीने लायक नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह के भारतीय कृषि उत्पादों की मांग है? मुझे लगता है कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, छोटी जोत है, यहाँ लोग सब्जियों की पैदावार कर सकते हैं। भारत के फल और सब्जियों की यूके में बहुत बड़ी डिमांड है और यहाँ से जा भी रहा है, आम जा रहा है। हमारा बेबी कॉर्न यूके में पिछले 3 वर्षों से जा रहा है। आप देखेंगे कि बाद में फोटो देखेंगे तो यहाँ पैकिंग हो रही है हमारे पैक हाउस में बेबी कॉर्न, और हर दिन 1 टन बेबी कॉर्न हम बाई एयर यूके भेजते हैं। और भारत की सब्जियों की यूके में बहुत बड़ी डिमांड है और इस समय ऐसे आने वाला है कि भारत में जैविक सब्जियों का उत्पादन होगा और पूरे विश्व को हम जैविक सब्जियां खिलाएंगे। ये दिन आने वाला है यदि इसमें थोड़ा सा सरकार सहयोग करें तो। अपने बच्चों या अपनी अगली पीढ़ी के बारे में हमें कुछ बताएं। क्या वे इस काम में आपके साथ हैं? जी, पहले तो हम 4 भाई हैं। चारों भाई हम खेती करते हैं। हमारे घर परिवार में कोई नौकरी नहीं है, ना कोई व्यापार था पहले से ही। तो हम चारों मिलकर खेती करते थे। ट्रैक्टर लिया हुआ था, सारे एक दूसरे की बात मानते थे। और उसके बाद में जब मेरे 2 बेटे हैं, एक को हमने फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कराई, दूसरे को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है दूसरा। तो दोनों मेरे साथ लगे हुए हैं और उसमें पूरा हाथ हमारे काम में बता रहे हैं। और उनके सहयोग से ये सब आगे बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे बाद उनको ही ये सब संभालना है। क्या आप मानते हैं कि शिक्षा कृषि में हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? शिक्षा का योगदान तो है ही, तो हर जगह योगदान शिक्षा का होता है, परंतु खेती करने में दिमाग अपना खुला रखें, मतलब थोड़ा सा पकड़ रखें, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और पिछली बातों को भी ध्यान में रखते हुए यदि हम खेती करें तो पर्यावरण को बचाने के साथ खेती करें तो ये अच्छा है। और शिक्षा का योगदान तो हर जगह है, खेती में भी है। चूँकि आपको कंपनी, सहकारी और एफपीओ के माध्यम से भी काम करने का अनुभव है, क्या आप हमें किसानों को संगठित करने के एफपीओ फॉर्म की ताकत दे सकते हैं? अकेले खेती तो इंडिविजुअली किसानों की होगी, और एफपीओ बनाने का फायदा ये होगा कि हम सरकार एफपीओ को अच्छा अनुदान दे रही है आज के समय में। यदि एफपीओ सारे किसान मिलकर एफपीओ बनाकर अपने माल को एफपीओ की जो इंडस्ट्री है उसमें प्रोसेस करके देश विदेश के बाजार में भेजेगा तो बेशर्ते कि हमारी जो उत्पादन है वो बिकेगा और हमारी आमदनी बढ़ेगी किसानों की और अच्छा भाव जो है किसानों को मिल पाएगा। आपकी मौजूदा गतिविधियों के विस्तार के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? यदि पीछे हम जाए तो हमारे यहाँ सरकार का इतना प्रतिबंध था कि बिजली का कनेक्शन भी लाल डोर के बाहर नहीं मिलता था। कोई काम धंधा किसान कर नहीं सकता, भले ही चाहे एग्रो इंडस्ट्री है। पर हमारे जो मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, जब हमने एक प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश की अपने गांव में एग्रो बेस, तो सरकार ने मना कर दिया कि यहाँ तो दिल्ली के पास है और एग्रीकल्चर जोन में जो है आप वो कोई भी एग्रो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो हमारी सरकार, हरियाणा सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इसकी पॉलिसी बदल दी और हमें अलाउड कर दिया कि आप एग्रीकल्चर जोन में कृषि आधारित उद्योग लगा सकते हैं। और हमें उसका चेंज ऑफ लैंड यूज सरकार ने दिया और हमने एक इंडस्ट्री लगाई। तो हमारे सरकार के जो नियम थे उनमें बहुत बदलाव अब होने जा रहे हैं किसानों को लेकर। और सरकार हमारी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जागरूक है और किसान मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे किसानों के जो क्षेत्र है जहाँ खेती बाड़ी होती है वहाँ छोटे छोटे उद्योग लगने शुरू हो गए हैं। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल चौहान साहब, आप हमारी नई पीढ़ी, हमारे किसानों और कृषि से जुड़े अन्य तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश अपने देश के सभी किसानों और युवाओं को ये है कि खेती के प्रति जागरूक हों, कीटनाशक का प्रयोग खेती में कम से कम करें और रासायनिक खाद का प्रयोग भी कम करें। भले कीटनाशक का तो प्रयोग ना ही करें तो और अच्छा है। और हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय देश में हैं या ICAR है, मेरी उनको एक सलाह है कि ऐसी खोज के जिसमें कीटनाशक का प्रयोग ना हो, ऐसे विषयों की खोज की जाए
जिससे हम कीटनाशक का प्रयोग बन जाए, रासायनिक खाद की बजाय हमारे जो देसी खाद है उनकी रिसर्च की ओर ध्यान दिया जाए, जीवाणु खाद की तरफ ध्यान दिया जाए। यही मेरा एक संदेश है भारतवंशियों। नमस्कार।